arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। वेलेजली की सहायक संधि 1798 से 1805 ईस्वी तक। वेलेजली का प्रारंभिक परिचय। मार्क्विस वेलेजली का जन्म 20 जून 1760 ईस्वी को आयरलैंड के कुलीन परिवार में हुआ था। सन 1781 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निर्वाचित हुआ। वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य भी नियुक्त हुआ। सन 1798 ईस्वी में वेलेजली को सर जॉन शोर के उत्तराधिकारी के रूप में भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। लॉर्ड वेलेजली ने अपनी मस्तिष्क की उर्वर कल्पना के चमत्कारिक क्रियान्वयन में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे चरण का सूत्रपात किया। वह अति महत्वाकांक्षी था। उसने अपने कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को अत्यधिक विस्तारित किया। वेलेजली ने अपने पूर्व गवर्नर जनरलों की नीतियों का परित्याग कर ऐसी नीति का अनुसरण किया जिससे कंपनी की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य का आश्चर्यजनक रूप में प्रसार हुआ। उसने प्रभावशाली देशी शक्तियों को नतमस्तक कर साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ किया। वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली ने कंपनी की विस्तार नीति को सहायक संधि के द्वारा क्रियान्वित किया, जिसमें उसे अत्यधिक सफलता मिली। उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, कंपनी ने अभी तक जो क्षेत्र प्राप्त किए थे उनकी रक्षा करना तथा व्यवस्था करना। दूसरा, कंपनी के राज्य के चारों ओर विश्वसनीय देशी राज्यों की रक्षा दीवार खड़ी करना। उसकी इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। पहला, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में एक सेना रखनी पड़ती थी, जिसके खर्चे के लिए उसे अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। दूसरा, भारतीय शासकों को अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को अपनी सेवा से अलग करना होता था। तीसरा, प्रत्येक भारतीय शासक को एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। शासक को रेजिडेंट की सलाह से शासन का संचालन करना पड़ता था। चौथा, सहायक संधि मानने वाले प्रत्येक शासक को कंपनी की अनुमति के बिना अन्य राज्यों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की छूट नहीं होती थी। पांचवा, प्रत्येक शासक को कंपनी को वार्षिक कर देना पड़ता था। इसके बदले में कंपनी संबंधित राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन देती थी तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी। इसके अतिरिक्त राज्यों के बीच मतभेद होने पर मध्यस्थ का कार्य करती थी। छठवां, यदि संरक्षित राज्यों में आपसी विवाद हो जाए तो कंपनी पंच का कार्य करती थी। सहायक संधि का लाभ कंपनी को यह मिला कि कंपनी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया तथा आर्थिक लाभ मिलने लगा। इसी प्रकार देशी राज्य के खर्चे में कंपनी के पास एक बड़ी सेना तैयार हो गई और कंपनी का साम्राज्य विस्तार का लक्ष्य बिना युद्ध के पूरा होने लगा। सहायक संधि का देशी राज्यों पर बुरा प्रभाव यह पड़ा कि देशी राज्यों के शासक भयमुक्त होकर राज्य प्रबंध के प्रति उदासीन हो गए। इससे नियमित सैनिकों को नौकरी से हटाया जाने लगा, जिससे वे क्रमशः शक्तिहीन होते चले गए। शासक की उदासीनता एवं अंग्रेज सैनिकों की मनमानी से आंतरिक व्यापार नष्ट हो गया और सर्वत्र अव्यवस्था और लूट का माहौल बनने लगा। कालांतर में राज्य में अव्यवस्था की आड़ में कंपनी देशी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने लगी। सहायक संधि का क्रियान्वयन। वेलेजली ने सहायक संधि का क्रियान्वयन दो तरीके से किया। कुछ देशी राज्यों से युद्ध के बाद सहायक संधि की गई तो कुछ राज्यों के प्रभाव व दबाव की नीति से उन्हें सहायक संधि हेतु बाध्य किया गया। दोनों ही रूपों में वह सफल रहा। पहला, निजाम के साथ संधि। 1798 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम वेलेजली के साथ सहायक संधि हेतु तैयार हो गया। चूंकि इस समय निजाम टीपू सुल्तान व मराठों के संभावित आक्रमणों से भयभीत था, संधि की शर्तों के अनुसार निजाम ने अपने राज्य में अंग्रेज सेना रखना स्वीकार कर लिया और इसके बदले कंपनी को 34 लाख रुपए वार्षिक देने का आश्वासन दिया। निजाम ने 2 वर्ष तक तो रकम अदा की, किंतु बाद में रकम के बदले राज्य का बलारी और कड़प्पा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। निजाम ने सहायक संधि की सभी शर्तों का पालन करने का भी वचन दिया। दूसरा, अवध के साथ संधि। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब ने कंपनी के साथ सहायक संधि की। इस समय अवध का नवाब मराठों और सिखों के संभावित हमलों से भयग्रस्त था। वेलेजली ने संधि की शर्तों के अनुसार नवाब को सैनिकों की संख्या में कमी करने एवं अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए बाध्य किया तथा नवाब ने अपना आधा राज्य रुहेलखंड और गंगा यमुना का दोआब कंपनी को सौंप दिया।
तीसरा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। वेलेजली ने मैसूर के शासक को भी सहायक संधि हेतु बाध्य करने का प्रयास किया, किंतु वहां पर सफलता नहीं मिली। क्योंकि स्वाभिमानी टीपू सुल्तान 1792 ईस्वी की अपनी लज्जाजनक पराजय को भूल नहीं पाया था, इस समय वह इस अपमान का बदला लेने हेतु फ्रांस के साथ संबंध और संपर्क बनाने में प्रयत्नशील था। टीपू की इन गतिविधियों की जानकारी वेलेजली को भी थी। फलतः 1799 ईस्वी में उसने मैसूर पर आक्रमण किया, जो भारतीय इतिहास में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से मशहूर है। इस युद्ध से पहले ही अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के कुछ मंत्रियों को अपनी ओर मिला लिया था। इसके बावजूद टीपू सुल्तान बहादुरी पूर्वक श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हुआ। वेलेजली ने टीपू के राज्य को उस वंश को सौंप दिया जिससे हैदर अली ने इसे छीना था। इस राज्य के साथ भी वेलेजली ने सहायक संधि की। इस प्रकार टीपू सुल्तान के राज्य पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार स्थापित हो गया। चौथा, कर्नाटक व तंजौर की संधि। 1801 ईस्वी में वेलेजली ने एक दूरदर्शी योजना के अंतर्गत कर्नाटक के नवाब को दबावपूर्वक संधि हेतु बाध्य किया। इस क्रम में सूरत और तंजौर के शासक भी सहायक संधि हेतु बाध्य किए गए। इन तीनों शासकों को एक निश्चित पेंशन की राशि के साथ ही सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। यह वेलेजली की कूटनीतिक दक्षता का परिचायक था। पांचवा, मराठों से संधि। ब्रिटिश शासन के समक्ष अब केवल मराठा शक्ति ही थी। मराठों में सदैव पारिवारिक संघर्ष चलता रहता था। इस संघर्ष की आड़ में वेलेजली ने सहायक संधि की रूपरेखा का निर्माण किया। मराठों में नाना फड़नवीस अत्यधिक चतुर था, जो अंग्रेजों की गतिविधियों से सदैव सतर्क रहता था। किंतु इस बीच इंदौर के होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर पुणे पर अधिकार कर लिया। इस आकस्मिक पराजय से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वेलेजली से 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को वेसीन की संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। पेशवा अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखने के लिए तैयार हो गया। सैनिकों के खर्च के रूप में नकद भुगतान न कर उसने कंपनी को कुछ जिले प्रदान किए। इस प्रकार पेशवा ने मराठों के मान, शान और अभिमान का अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। सहायक संधि से लाभ। सहायक संधि प्रणाली से कंपनी को इस प्रकार के लाभ हुए। पहला, कंपनी के प्रभुत्व में विस्तार। सहायक संधि से देशी राज्यों पर कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। उन राज्यों की विदेश नीति पर पूर्ण रूप से कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। दूसरा, सेना की प्राप्ति। सेना के देशी राज्यों से कंपनी बाहरी आक्रमण के भय से मुक्त हो गई। तीसरा, कंपनी का राज्य क्षेत्र युद्ध से मुक्त। सहायक संधि से कंपनी का राज्य क्षेत्र युद्ध के भयंकर परिणामों से मुक्त रहता था। चौथा, फ्रांसीसी प्रभाव की समाप्ति। सहायक संधि द्वारा कंपनी भारतीय रियासतों पर से फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करने में समर्थ हो गई। पांचवा, शांति स्थापना। इस प्रणाली ने देशी नरेशों की हिंसात्मक तथा महत्वाकांक्षी वृत्ति को रोक दिया। कंपनी के संरक्षण में आने से वे सुरक्षित एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करने लगे। छठवां, भारतीय रियासतों पर आसानी से नियंत्रण। सहायक संधि से कभी भी यूरोपीय शक्तियों को ईर्ष्या नहीं हुई। इसका कारण यह था कि प्रत्यक्ष रूप में रियासतों की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आती थी। सातवां, भारत में अंग्रेजी राज्य की सुदृढ़ता। सहायक संधि ने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया। सहायक संधि से हानियां। सहायक संधि प्रणाली से कंपनी को लाभ हुआ। देशी रियासतों को इससे अनेक हानियां हुई। पहला, कंपनी की सेवा का आर्थिक बोझ। देशी रियासतों को इस संधि से पहली हानि यह हुई कि अपने राज्य में कंपनी की सेना का आर्थिक बोझ उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं था कि वे इस आर्थिक बोझ में कुछ कमी करवा सके। दूसरा, भारतीय राज्यों की सैनिक शक्ति का ह्रास। सहायक संधि करने वाले देशी नरेशों के सैनिक अयोग्य बन गए। तीसरा, भारतीय नरेशों के अधिकार क्षेत्र में कमी। इससे भारतीय राज्यों के अधिकार वाले प्रदेशों का अधिकार घटा। चौथा, जनता की कठिनाइयों में वृद्धि। सहायक संधि से भारतीय जनता की कठिनाइयां बढ़ गई, उन पर असीमित कर लगा दिए गए। पांचवा, देशी राज्यों का अंग्रेजों से ईर्ष्या द्वेष बढ़ा। कालांतर में अंग्रेजों से इस प्रणाली के आधार पर ही देशी राज्य ईर्ष्या करने लगे। द्वितीय मराठा युद्ध।
1802 से 1804 ईस्वी तक। हिंदुस्तान का यह दुर्भाग्य ही था कि मराठे अंत तक एक नहीं हो पाए और अंग्रेजों ने क्रमशः उन्हें परास्त कर दिया। सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को वेलेजली ने सितंबर 1803 ईस्वी में असाय में एवं नवंबर 1803 ईस्वी में अरगांव में पराजित किया। अंग्रेज सेना के हाथों एक के बाद एक पराजय से भोसले एवं सिंधिया की हिम्मत जवाब दे गई तथा 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को भोसले ने देवगांव की संधि करके कटक का प्रांत अंग्रेजों को तथा बरार का प्रदेश निजाम को दे दिया। वह अपने राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी की सुरजी अर्जुन गांव की संधि से सिंधिया ने गंगा यमुना का दोआब, अहमदनगर का किला व अन्य प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। मुगल सम्राट पर अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया, राजपूत राजाओं को अपने प्रभाव से मुक्त कर दिया तथा अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। तृतीय मराठा युद्ध 1804 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। अब वेलेजली ने अपना ध्यान होलकर की ओर बटाया, जो अब तक अंग्रेजों की गिरफ्त से दूर था। कंपनी ने एक कमान दक्षिण से वेलेजली के नेतृत्व में, गुजरात से कर्नल मानसन और उत्तर भारत से कर्नल लेक के नेतृत्व में होलकर के विरुद्ध अभियान में भेजी। होलकर ने कर्नल मानसन की सेना को करारी शिकस्त दी। इसी प्रकार भरतपुर के राजा ने कर्नल लेक की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, किंतु कंपनी के संचालकों ने मुनाफे में कमी को देखते हुए विस्तारवादी नीति को रोकने का निर्णय लेते हुए वेलेजली को वापस 1805 ईस्वी में बुला लिया। इसके साथ ही कंपनी ने 1806 ईस्वी में होलकर के साथ राजघाट की संधि के साथ ही युद्ध रोक दिया। वेलेजली के वापस इंग्लैंड जाने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, किंतु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर में उसका निधन हो गया। उसका उत्तराधिकारी सर जॉर्ज बार्लो बनाया गया, जिसने ब्रिटिश भारत में तटस्थता एवं निरहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। सर जॉर्ज बार्लो के बाद भारत का गवर्नर लॉर्ड मिंटो को बनाया गया, जिसने परिस्थिति अनुसार हस्तक्षेप एवं तटस्थता की नीति का पालन किया। लॉर्ड मिंटो का भारत में शासनकाल 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा। उसने अपने कार्यकाल में आंतरिक एवं विदेशी दोनों ही नीतियों का सफलतापूर्वक संचालन किया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।